तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अकीरा 200 साल बाद जागता है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड बदल गया था। अब इस समय गवर्नमेंट वर्ल्ड पर रूल नहीं करते क्योंकि उसकी जगह पर ओवल ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है। पर ये लोग काफी ज्यादा निर्दयी हैं क्योंकि जब इनको पता चला कि वाइजन जाग चुका है तो वो लोग तुरंत उसे हिरासत में ले लेते हैं ताकि वो यह जान सके कि पास्ट की दुनिया में टेक्नोलॉजी कैसे काम करती थी और वो उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके खतरनाक वेपन बनाना चाहते हैं। पर जब ओबेल के लोग अकीरा को अपने हेडक्वार्टर ले जा ही रहे थे तभी उनकी मुलाकात युगिरे से हो जाती है, जो कि एक एंड्रॉइड है, और उसने तुरंत बड़ी बेरहमी से कनिष्क के साथियों के साथ साथ उसका भी खेल खत्म कर दिया। अब युगिरे ने अकीरा पर एक एहसान कर दिया था जिसको चुकाने के लिए अकीरा को उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहां पर अकीरा को मालूम हो गया था कि ये तो तोबासा नहीं है, जबकि युगिरे उसकी रिकॉर्ड हुई बातें सुनाने लगती है, जिसको सुनने के बाद वो कही बस यही मेहरबानी है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी वाली बात को सुनकर अकीरा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, पर युगिरे उसके पीछे पड़ चुकी थी क्योंकि अब वादा निभाने का समय आ गया है। लेकिन अकीरा घबराते हुए बोला, क्या तुम मुझे एक पल बात करने दोगी, जिसके लिए वो तैयार हो गई थी। पर वो कुछ सोचने के बाद एक रिंग बाहर निकालती है जो बिल्कुल अकीरा की रिंग की तरह दिख रही थी क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही रिंग अकीरा ने तोबासा को दी थी। जो देखकर वो उससे सवाल करता है, क्या तुम तोबासा को जानती हो, है ना। इस पे युगिरे मना करते हुए बताती कि लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए वह क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। जबकि अकीरा को उसकी हरकतें तोबासा जैसी लग रही थी। उसी वक्त ईदी आते के साथ समझाती है, अभी मेरे फादर की हालत ठीक नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर युगिरे तुरंत उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती कि तुम ठीक कह रही हो, घायलों की देखभाल को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। अगले सीन में धोखेबाज बंदा उनसे माफी मांगते हुए बताता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, यह कोई बहाना नहीं है, मुझे जो भी सजा दी जाएगी मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ युगिरे विया का ट्रीटमेंट कर रही थी, तभी अकीरा उस बंदे की बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम बाकी विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। उसकी इस दयालुता के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी टैबरीना उससे पूछती है, अब तुम क्या करने जा रहे हो, जिस पर अकीरा बताता कि क्योंकि ओबल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ रहूंगा तो और ज्यादा परेशानी पैदा करूंगा। नेक्स्ट सीन में अकीरा अपना सामान पैक करने के बाद कहा, मैंने अब विलेज छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये बात सुनकर विया का कहना है, लॉर्ड अकीरा हमसे मिलने के लिए आते रहना और हमें पुराने दिनों की कहानियां जरूर सुनाना। अब वो उन लोगों से अलविदा ले लिया था, तभी ईदी का कुछ याद आता है। रास्ते में अकीरा युगिरे से पूछ रहा था, क्या तुम सचमुच मेरे साथ आओगी, पर युगिरे उसके जवाब का इंतजार कर रही है, इसलिए वो उसका जवाब दे देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। पर वो उसका रीजन जानना चाहती थी, इसलिए अकीरा उसको बताना शुरू करता है। कौन अपनी समझदारी से किसी ऐसे पर्सन से शादी करेगा जिससे वह अभी अभी मिला हो। इस पे युगिरे बताती कि उस हालात में बस तुमको मुझे जानना होगा और इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। उसकी इस बात का जवाब देते हुए अकीरा कहता कि मुझे लगता है कि यह तुम्हारी पसंद है, लेकिन कोई बेवकूफी वाली बात मत करो, ठीक है। पर वो बेवकूफी का मतलब उसे खतरे से बचाना समझने लगती है। फिर रास्ते में युगिरे उससे कह रही थी, इस टॉपिक पर कहते हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस बात का जवाब देते हुए अकीरा कहता है, उस जगह पर जहाँ मैं पहली बार जागा था, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे कोई सुराग मिल जाएगा। तभी वो उससे एक सवाल पूछता है कि तुम एक एंड्रॉइड हो, है ना, क्या तुम मुझे प्रेजेंट के बारे में कुछ बता सकती हो। लेकिन युगिरे उसे बताने से मना कर देती है क्योंकि यह एक सीक्रेट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा बताता कि तो कम से कम मुझे अपने बारे में तो बताओ, जैसे क्या कोई रीजन है जिसके लिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। इस पे वो उसे बताती है, ये एक प्रीमियम इन्फॉर्मेशन है जिसको जानने के लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। जिस पर वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसे ठुकराते हुए समझाती है कि मैं शादी से ही पेमेंट एक्सेप्ट करूंगी। इसके बाद यहाँ से उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर अकीरा पहली बार जागा था। जिसके बाद वो उस जगह को अच्छे से देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि रात में यहाँ पर आना बेकार गया, सच में मैं कुछ भी नहीं देख सकता। ये बात सुनकर युगिरे कह रही थी, ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले आए भूकंप के कारण पावर सप्लाई कट हो गई होगी। उसी वक्त उसको किसी के आने का एहसास हो गया था, इसलिए युगिरे तुरंत अकीरा को उठाते हुए एक जगह पर लाकर अकीरा को शांत रहने को कहकर खुद और उसको हाइड कर लेती है। बाहर की तरफ हम एक और एंड्रॉइड को देखते हैं जो काफी तेजी से कई सारे स्लैश रिलीज करते हुए छत को तोड़ देती है। फिर वो उसके अंदर आ गई थी, साथ ही साथ एक और एंड्रॉइड भी उसके पास आ जाती है। देखने से ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं। जबकि युगिरे धीरे से कह रही थी, हाकुबो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो एंड्रॉइड उससे कहती है, क्या कोई उनका संकेत, जो सुनकर हाकुबो सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ अकीरा धीरे से बोलता कि वह सभी एंड्रॉइड ही होंगे, रुको, क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ या उनका चेहरा युगिरे जैसा ही है, वह सभी तोबासा जैसे दिखते हैं। उसी वक्त वहाँ पर उन्हें किसी के होने का सेंस हो
गया था, इसलिए वो तुरंत अपनी कटाना से उस पर अटैक कर देती है। फिर सामने आई इधी, जिसके ऊपर उसकी कटाना थी। उसको अपने सामने देखकर अकीरा जोर से बोलता कि इधी यहाँ पर क्या कर रही है, पर युगिरे उसे समझाती है चुप रहो, वो उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। उस बच्चे को देखकर एंड्रॉइड बताती है छोटी बच्ची अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पर आओ। तभी वो दूसरी एंड्रॉइड बताती है योयामी यह थोड़ा रूड है, जिस पर योयामी कही चुप रहो, यह सस्पिशियस है कि वह पहले से ही यहाँ है। क्या तुम जानती हो कि किसी ने कमिश्नर कैनिस को मार डाला और तुम जानती हो कि अपराधी कौन है? उसके इस बात का जवाब देते हुए इधी बताती है मैं तुमको नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है। जो सुनकर योयामी उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। इस पे इधी मना कर देती है क्योंकि उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। जो सब जानने के बाद योयामी अपनी कटाना मयान में रख लेती है। जो सुनकर हाकुबो सामने की तरफ आते हुए कहने लगी थी इस बार हमारा लक खराब है, जिस पर योयामी गुस्सा करते हुए कहती कि एक और रुकावट, वह कमीना चूहे की तरह चालाक है। जो सब कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे। उनके जाते ही अकीरा उसकी फिक्र करते हुए उसके पास चला गया था। साथ ही वो उससे पूछता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पे इधी अपने बैग में से टोवास निकालते हुए कहती है मुझे ये यहाँ रूम्स में मिला और मैं इसे वापस देना भूल गई थी। अपनी टोवास को देखकर अकीरा उसे पहनते हुए एक्टिवेट करने के साथ ही साथ कहता है कि इसमें तो एक मैसेज है और वो उस मैसेज को देखकर काफी हैरान हो गया क्योंकि उसमें तोबासा का मैसेज था। तभी वो उसकी वॉइस मैसेज को चालू कर देता है जिसमें तोबासा उसे बता रही थी मैंने काफी सारी गलतियां की, वह पाप है जो मुझे सताते हैं और मुझे उस नॉलेज के साथ जीना होगा कि मैंने क्या किया है। यह एक ऐसा बोझ है जिसे मुझे अकेले ही उठाना होगा। अकीरा तुम्हारे लिए मेरा प्यार और ग्रेटिट्यूड हमेशा रहेगी और तुम्हें मेरी तलाश नहीं करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी लाइफ और समय को एंजॉय करो। साथ ही साथ यह रिकॉर्डिंग 200 साल पुरानी थी और इस समय उसकी लवर जिंदा भी होगी या नहीं। इस पे अकीरा बताता कि समय को देखते हुए वह पहले ही मर चुकी होगी, फिर भी मैं तोबासा की तलाश करना चाहता हूँ। उसकी इस बात पर युगिरे सवाल करती है क्या तुम्हारे पास आगे बढ़ने का कोई सुराग है? वो बात सुनकर अकीरा का कहना है मुझे लगता है कि मैं टोक्यो जाऊंगा, ओगामी हाउस जहाँ मैं रहता था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर युगिरे काफी खुश हो गई थी क्योंकि उसने अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर ली है। इस पे वो बताता कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिस पर युगिरे एग्री थी। जो सुनकर अकीरा फिर से उसे अपने साथ चलने को कहता है। उसकी इस बात पर युगिरे एग्री करते हुए कही बीमारी और हेल्थ में आज से आगे तुम्हें होल्डिंग करना है, पर वो उससे माफी मांगते हुए बोला मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन युगिरे उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है अरे शर्माओ मत, टोक्यो में कुछ गोर्जियस वेडिंग वैल्यूज हैं, तो इसलिए सर्वनाश की बात के एरा में तुम्हारा स्वागत है। दूसरी तरफ अकीरा को काफी दर्द हो रहा था। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इधी सो चुकी थी, जबकि अकीरा बताता है वे लोग कौन थे जिन्हें हमने पहले देखा था। उसके सवाल का जवाब देते हुए युगिरे उसे समझाने लगी थी उनके नाम आयोयामी और हकुबो हैं। कमांडेड ऑफिसर्स ने ओबल स्पेशल फोर्स में जीत हासिल की। ओबल ने डिजिटल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। उसकी ऐसी बातों को समझते हुए अकीरा बताता है वह सभी एंड्रॉइड है ना, उनका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा क्यों है? एक मिनट रुको, क्या तुम भी ओबल के लिए काम करती हो? जिस पर युगिरे कहती है वह क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, क्या तुम कुछ और जानना चाहोगे? इस पे वो पूछता है कि तुम मुझसे शादी करने पर क्यों जोर दे रही हो? जो सुनकर युगिरे अकीरा के काफी करीब आते हुए कहती है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा शर्माते हुए कहा इससे कुछ भी क्लियर नहीं होता और इसके अलावा मेरी पहले से ही एक फियांसे है जिसका नाम तोबासा है। इस पे वो बताती कि लेकिन तुम अभी भी इंगेज हो है ना, तो इसका मतलब है अभी भी एक और मौका है। जो कहते ही वो उसके और भी करीब आते हुए बोली मैं तुम्हें इस तोबासा पर्सन के बारे में सब कुछ भुला दूंगी और इसके बजाय तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। वैसे मेरे पास वो फंक्शन भी है, क्या तुम इसे एक बार ट्राई करना चाहोगे? अब ये सुनकर अकीरा परेशान होते हुए धीरे से कहता कि अरे औरत तुम फेयर नहीं खेल रही हो। जिस बात पर युगिरे बताती है मुझे यह पसंद नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, मैं चाहूंगी कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जो कहते ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उसको इतना करीब आता देखकर अकीरा उसका नाम लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये सुनकर वो उससे दूर हो जाती है। तभी यासिन मॉर्निंग की तरफ आ गया था जहाँ पर इधी उनसे अलविदा लेते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। जिसके बाद अकीरा नेविगेटर से बात करते हुए कहता कि सबसे पहले हम होन्सू तक जाएंगे, पर वो नेविगेटर माफी मांगते हुए बताता है बोट तो पहले ही चली गई है, वह सभी साल के समय समुद्र में होते हैं और बोट सर्विस वीक में केवल एक बार चलती है। जो सुनकर अकीरा काफी परेशान हो गया था। तभी नेविगेटर बताता कि अरे वहाँ देखो, लगता है कि तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। फिर यहाँ से कट होकर ओशन की तरफ आ गया था जहाँ पर अकीरा उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नेविगेटर बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी आमोरी की ओर ही जाने वाला था। वैसे मेरा नाम ओबरो, मैं होलसेलर हूँ। जो सुनते ही अकीरा अपना नाम बताने के साथ युगिरे का नाम भी बता देता है। उन दोनों का नाम जानने के बाद ओबरो होन्सू जाने का रीजन पूछता है, जिस बात पर वो उसको बता देता है कि हम दोनों टोक्यो की ट्रिप पर निकले हैं। लेकिन युगिरे बोली हम अपने हनीमून के लिए छुट्टी पर हैं। अब ये सुनकर अकीरा उस पर गुस्सा करने लगा था।
दूसरी तरफ ओबरो कहा कि ऐसी सिचुएशन में तुम सेंडाई से ट्रेन लेना तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चॉइस होगी, क्या तुमको नहीं लगता? तो फिर तुमको सबसे पहले माउंट असुरो जाना चाहिए। जबकि युगिरे कहती है यही हमारा प्लान है, वहाँ से हम मृत्यु ब्रिज पार करेंगे फिर आमोरी की ओर बढ़ेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा बोला कि तुमने मुझे ये बात शुरू में क्यों नहीं बताई, जिसके बाद वो लोग एक जगह पर आकर उतर गए थे। जबकि अकीरा वहाँ की सिटी को देखकर कह रहा था ये जगह भी काफी हद तक जापानी नहीं लगती, अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं। और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी अचानक से एक लड़की आकर उससे टकरा गई थी। टकराने की वजह से अकीरा ने गलती से उसका ब्रश तोड़ दिया था। अब ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है, जो देखकर अकीरा का कहना है माफ कर देना, मैं तुम्हें एक नया दिला दूंगा। पर इस पे उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अकीरा उसको भरोसा दिलाते हुए कहता है इस तरह से उस पर पैर रखना मेरी ही गलती थी। फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा मेरा नाम अकीरा है। इस पे वो लड़की अपना नाम अमोरू बताती है। जबकि युगिरे उसका सामान समेटते हुए उसे देने लगी थी, जो देखकर अमरू उसे हड़बड़ी में लेते हुए कहती कि ये मेरे लिए स्पेशल है। इसके बाद यहाँ से शॉप की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक लड़का बताता है तुम्हारा कुल बिल 163 बिल है, जो सुनकर वो उसे कुछ पैसे उसके ट्रे पर धर देता है। तभी युगिरे सवाल करती कि मिस्टर विया ने हमें ट्रैवल के लिए वह पैसे दिए थे। दूसरी तरफ वो लड़का उसे बाकी के चेंज दे देता है। उन पैसों को देखकर वो दोनों कहते हैं लगता है कि तुमने हमें काफी ज्यादा दे दिया है। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। उसी वक्त उस शॉप का रियल ओनर आते के साथ उसे धक्का देते हुए बोला साले कुत्ते तुमने फिर से वही गलती कर दी। फिर वो अपने ग्राहक से कहता कि तुम्हें उसे माफ करना होगा, रास्ते में एक बेकार लैडोकियन को खरीदना ही बेकार है। तभी अकीरा इन सब के बारे में उससे पूछने ही वाला था। उसी वक्त युगिरे अपना सामान लेते हुए कहते कि अकीरा अमरू चलो चलें। बाहर की तरफ अकीरा लैटोकियन के बारे में सवाल पूछता है। इस पे युगिरे बताने लगी लैटोकियन लोगों का एक ग्रुप है जिन्होंने अपनी इच्छा से ह्यूमन राइट्स को त्याग दिया, बदले में उन्हें अपराध या कर्ज से मुक्त कर दिया जाता है। ओबल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लैटोकियन को पब्लिक सर्विस के रूप में अलग टाइप के लेबर का काम करने की जरूरत होती है, सिवाय इसके कि ओबल उन्हें बुनियादी नेसेसरीज प्रोवाइड कराता है जैसे खाना, कपड़े और शेल्टर, ताकि उन्हें मरने की हालत ना हो। दूसरी तरफ अकीरा को अभी भी उनकी काफी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। तभी युगिरी उसे समझाती कि अगर तुमको यह गलत लगता है फिर भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम परेशानी खड़ी करते हो तो ओबेल आ गए तो क्या होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा को याद आया। फिर वो उसको एक नया ब्रश दे देता है, जिसके लिए अमरू उसका शुक्रिया अदा करने के साथ बताती कि इस बारे में बात करते हुए कि तुम दोनों ओमा में किस लिए आए थे। उसकी इस बात का जवाब देते हुए अकीरा बोला यह टोक्यो की हमारी ट्रिप का पहला पड़ाव है। अब यह सुनकर अमरू कहती है मैंने सुना है कि यह सच में काफी ज्यादा दूर है। इस पे युगिरे बताते कि फिलहाल हम माउंट असोरो की तरफ जा रहे हैं। उसकी इस बात पर अमरू परेशान होते हुए बताती कि ओबल ने अभी मेन रोड पर चेक पॉइंट सेटअप करा है। अब यह सुनकर युगिरे सोच में पड़ गई थी, अगर हमें चेक पॉइंट को बाईपास करना पड़े। उनको सोच में डूबा देखकर अमरू बताने लगी क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको माउंट असोरो ले जाऊं? मैं बिना चेक पॉइंट वाला रास्ता जानती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों अपनी शक्लें देखने लगे थे। इसी के साथ उनका एक नया सफर शुरू हो चुका, जहाँ पर अमरू सीक्रेट रास्ते से उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाने लगती है। साथ ही साथ उनका यह सफर काफी शानदार था। तभी अकीरा उसके टैलेंट को देखकर उसकी तारीफें करने लगा था। दूसरी तरफ अमरू युगिरे को ड्रॉ करने में लगी होती है। उसकी ड्राइंग को देखकर अकीरा को तोबासा की याद आ जाती है, जबकि युगिरे उसका चेहरा पढ़कर उसको बताने लगी थी वह मेरी ड्राइंग बना रही है, तुम्हें पता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा हैरान हो गया था। रास्ते में अकीरा अमरू से सवाल करता है क्या तुम बड़ी होकर आर्टिस्ट बनना चाहती हो? ये बात सुनकर अमरू उदास होते हुए कहती कि मैं स्टोरी बुक ड्रॉ करना चाहती थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा कहा कि मुझे लगता है कि यह तो एक ग्रेट आइडिया है, तुम जरूर यह कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास स्किल है। किसी दिन तुमको मुझे एक किताब पढ़ने को देनी होगी। अब ये सुनकर अमरू काफी हैरान हो गई थी, पर वो उसके लिए तैयार हो जाती है। तभी युगिरे उसकी कमर पर एक बार कोड देख लेती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोगों ने पेट भरकर खाना खा लिया था। तभी अकीरा कहता है अच्छी बात यह है कि युगिरे हमारे आसपास है और यह मेक श्योर करता है कि हम भूखे ना रहें। इस बात से अमरू भी पूरी तरह से एग्री थी। साथ ही उस खरगोश को उसने कैसे पढ़ा जैसे कि वह उसके सामने कुछ भी नहीं था। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए अकीरा युगिरे से पूछता है मुझे शायद पहले ही पूछ लेना चाहिए था, लेकिन क्या तुमको खाने से फ्यूल मिलता है? इस पे युगिरे अपने सीने में कुछ दिखाते हुए बताती कि मेरा कोर अनिश्चित काल तक पावर जनरेट कर सकता है और खाना खाना मेरा शौक है। तभी अकीरा उसे बड़े ध्यान से देखते हुए कहता कि एनर्जी का लॉन्ग लास्टिंग सोर्स, इसका मतलब यह न्यूक्लियर फ्यूजन या कुछ और है, और वो उसको छूने ही वाला था। तभी युगिरी उसे समझाती है अगर तुम चाहो तो मुझे छू सकते हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे होने वाले रिजल्ट को एक्सेप्ट करोगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा पीछे हटते हुए बोला नहीं नहीं, तुम सब गलत समझ रही हो, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि ये काम कैसे करता है। यहाँ तक कि युगिरी कहती है अच्छा ऐसा है, वैसे मुझे इससे याद आया मिस अमरू, क्या मैं वह किताब देख सकती हूँ जो तुम्हारे
पास पहले थी। दूसरी तरफ अमरू अपना बैग पकड़ लेती है क्योंकि वो उनको यह नहीं देना चाहती थी, जो देखकर युगरे पूछती है यह बैन है ना? चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसे नहीं चुराऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अमरू उस पर भरोसा करते हुए अपनी किताब को बाहर निकाल ली थी और इस किताब का नाम कोनोरो नो तोरी यानी दिल का पंछी है। साथ ही ये किताब इसके मॉम डैड ने लिखी है। उस किताब को देखकर अकीरा बोला कि इसलिए यह तुम्हारे लिए इतना खास था, यह पिक्चर खूबसूरत है। जिस बात पर एग्री करते हुए युगरे बताती है पंछियों का डिजाइन स्पेशली रूप से ब्यूटीफुल है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर अमरू काफी खुश होते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है, जबकि अकीरा कह रहा था मैं समझ गया, तुम अपने मॉम डैड के फुट स्टेप पर चलना चाहती हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सपना सच होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अमरू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। तभी यहाँ सीन माउंट असोरो की तरफ आ गया था। तभी अकीरा कहता है कि 1 मिनट रुको, ऐसा लगता है कि ओबल यहाँ पर है, क्या हम यहाँ पर मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे? इस पे युगरे बोलती कि नहीं, उन्होंने अभी तक मेरा चेहरा नहीं देखा है, इसलिए अलर्ट रहो और ऐसे व्यवहार करो जैसे कि तुम यहीं के रहने वाले हो। जो कहने के बाद वो सारे माउंट असोरो में एंटर कर जाते हैं, पर एक गार्ड की उन पर नजर पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ अकीरा काफी खुश था क्योंकि बिना किसी परेशानी के वो लोग अंदर आ गए। तभी युगरे कहती है कि एलन लॉक का इस्तेमाल करने से कई ब्लाइंड स्पॉट पैदा होते हैं, पर अकीरा को लगता है कि यह इस चीज की आदी हो चुकी है। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए युगरे उसको समझाने लगी पिछले 150 सालों से यही मेरी लाइफ रही है। अब ये सुनकर अमरू सवाल करती है क्या 150 साल? रुको, तो फिर तुम्हारी कितनी एज है? जिस पर वो कहते कि अमरू क्या तुम जानती हो कि किसी लड़की को उसकी उम्र के बारे में पूछना सही नहीं है। ये कहते ही उसके पेट से आवाज आने लगी। इसके बाद यहाँ से स्टॉल की तरफ आ गया था जहाँ पर युगरे सीख कबाब का आनंद लेते हुए कहती है माउंट असोरो का यह एरिया अपने कई फ्लेवर फूड स्टॉल के लिए फेमस है, पर अमरू उसके खाने के स्टाइल को देखकर काफी हैरान थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा का कहना है ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, फिर भी वे लेटोगियंस को मरने की हालत तक काम कराते हैं। ये बात सुनकर अमरू कही लेकिन क्या लेटोगियंस का पूरा मुद्दा यह नहीं है? इस पे युगरे खाना चापते हुए बताते कि जैसा देश वैसा बेस, अपनी नाक जहाँ नहीं घुसाने चाहिए वहाँ ये मुसीबत को दावत देता है। उसकी बात को समझते हुए अकीरा कहता है मेरा मतलब है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में चिंता करनी होगी, यह सिर्फ मैं सोचे बिना नहीं कर सकता कि क्या ये सही है। इस पे युगरे बोली किसी सोसाइटी में वैल्यू जो सही मानी जाती है वह समय के साथ बदलता रहता है। जो सुनकर अकीरा कहा कि मैं इसके पीछे का मतलब समझता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है। और वो बात करते हुए सीख कबाब खाने ही वाला था, पर युगरे ने वो सब सफा चट कर दिया, इसलिए वो उस पर गुस्सा करने लगता है। पर आखिर में हार मानते हुए अकीरा उसको और लेने के लिए जाने लगा। तभी वहाँ पर ओबल के लोग आते के साथ उन्हें चारों ओर से घेर लिए थे। उसी वक्त उनमें से एक सोल्जर युगीरे से कहता है हिलना मत एंड्रॉइड, कोऑपरेट करो वरना मैं ऐसे मार दूंगा। उसी वक्त वहाँ पर एक छपरी आते के साथ कहता है यह तो एंशिएंट रैलिक है, शानदार मारनम, तुमने काफी अच्छा काम किया। वैसे क्या तुम हैरान हो, मुझे मेरे दूसरे चचेरे भाई कैनी से एक मैसेज मिला, उसने मुझे एंशिएंट रैलिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी और तुम युगरे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल योयामी और हकुबो जैसा ही है, इसलिए मैंने तुमको तुरंत पहचान लिया। तभी अमरू उनके पास चली गई थी जिसे वो नंबर 1221 के नाम से पुकार रहा था। फिर अमरू उन दोनों को बताती है मैंने तुम दोनों से झूठ बोला क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वह मुझे मेरी माँ और पापा द्वारा लिखी गई किताबें वापस दे देंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा एकदम हैरान हो गया था। दूसरी तरफ अमरू उससे कहती कि मैंने अपना काम कर दिया है, प्लीज मुझे उनकी किताबें वापस दे दो। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए ओबल का बंदा बोला कि अरे हाँ, बैन किया हुआ सामान क्या तुमने सचमुच सोचा था कि हम एक एक करके जलाकर राख नहीं कर देंगे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर अमरू काफी गुस्से के साथ उसके शर्ट को पकड़ लेती है, पर वो समझाता है कि क्या तुम इस हाल में हो कि मेरे साथ पंगा ले सको। जो कहते ही उसने उसे दूर पटक दिया। अब अमरू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसके अखरोट फोड़ देती है और इस चीज का मौका पाकर युगरे उन सबको धूल चटाते हुए अकीरा को वहाँ से ले जाती है। अमरू की ऐसी करतूतों को देखकर वो उसे एक जोर की लात मारते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये क्या कर रही थी? तभी उसको उसकी किताब दिखाई देती है। दूसरी तरफ अकीरा अमरू की चिंता करते हुए उसको बचाने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन युगरे उसे वहीं पर रोकते हुए समझाने लगी उसने हमसे झूठ बोला था, याद है? अगर तुम वापस चले गए तो वो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे और यह मेरी ऑपरेशन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए अकीरा बोला यह तुम्हारे लिए जरूरी होगा पर मेरे लिए अमरू ज्यादा जरूरी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर युगरे सवाल करती है तुम उसका साथ देने पर क्यों जोर दे रहे हो? इस पे अकीरा बताता कि क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, मैंने उसके सपने को हल्के में लिया, बिना सोचे
सोचे समझे उसको इनकरेज किया। नेक्स्ट सीन में उस बंदे को मालूम पड़ गया था कि ये किताब तो ओबल ने बैन कर दी थी, जो कहते ही उसने उसे जला दिया। अपने सामने मॉम और डैड की आखिरी निशानी को जलता देखकर वो रोने लगी थी। दूसरी तरफ वो बंदा अमरू की ऐसी हालत को देखकर हंस रहा था। अगले सीन में युगिरे अकीरा से कहती है, ठीक है, अगर मैं अमरू को बचा लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओगे? ये बात सुनकर अकीरा बताता कि तुम एक एंड्रॉइड हो, इसलिए यह कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर युगिरे का दिल पूरी तरह से टूट गया था और वो उसका हाथ छोड़ देती है, जिसके बाद अकीरा अमरू की तलाश में चला गया। दूसरी तरफ युगिरे उसे रोकना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पाई। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग सा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा। और हाँ, मैंने एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसके 4 एपिसोड पहले ही आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जाओ, क्योंकि वो काफी ज्यादा अमेजिंग सीरीज है। साथ ही मैं इसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना।